पार्ट 5 कर रहे थे और पार्ट 5 में आप कुछ सेगमेंट कंप्लीट कर चुके थे। सेगमेंट में आपने स्टार्ट कर रखा था पार्लियामेंट या संसद। तो संसद में कल हमने लोकसभा देखा, राज्यसभा देखा, संसद का गठन किस आर्टिकल से हो सकता था और उनके काम क्या हो सकते थे। उसी संसद में आपको कुछ कार्यवाहियां भी नजर आ रही होंगी। तो कार्यवाही का मतलब संसद की बैठक होती होगी या नहीं। सत्र में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, शीतकालीन सत्र था। इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं या नहीं। इनकी बैठक का कॉलम देखें। प्रतिदिन संसद की बैठक हो रही होती है सदन की, तो वहां लोकसभा की भी बैठक होगी और राज्यसभा की भी बैठक होगी। तो देखो बैठक का कॉलम चेक करें कि जब बैठक संसद में स्टार्ट होती होगी, बैठक हम कहां चेक कर रहे हैं, संसद में। तो देखो बैठक कब स्टार्ट हो, दोपहर 11 बजे। तो एक लाइन स्केच कर लेता हूं और ये टाइम कितना दिखा दूं, 11 AM। कंफर्म। 11 बजे से बैठक स्टार्ट करता हूं और 12 बजे तक टाइम कितना ले लूं, 12 AM है या 12 PM। ठीक है, कितना समय नजर आया, 1 घंटे का। ये जो 11 से 12 बजे तक का समय है, बुक आपको पजल कर दे रही होती है इस समय में। तो इस समय को इस तरीके से करें कि आपको हमेशा याद रहे। हमने कॉलम कितने बजे से कितने बजे तक का लिया, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को कहते हैं क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल। क्या कहोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर का समय कितने से कितने बजे तक का होता है। तो 11 से लेकर 12 बजे। जब भी घड़ी में 12 बज रहा होता है, डबल ओ शो करता है 0, तो इसका मतलब 12 बज गए या नहीं। ठीक, 12 से 1 बजे तक का समय, कितने बजे तक का, 1 PM। 0 शो कर रहे हैं। देखो ये वाला जो समय होगा इसे कहेंगे शून्यकाल। क्या कहोगे, या 0 आवर। यहां तक कंफर्म हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्नकाल का टाइम तो सुबह 12 बजे के बाद आता है। हाँ, तो मैंने क्या कर रखा है, अच्छा ये मैंने गड़बड़ कर, नहीं सही तो कर रखा है यार, क्यों भ्रम में डाल रहे हो। इसी भ्रम में कल एक लड़के की ट्रेन छूट गई थी। उसने ट्रेन ये देखी कि मेरे 2 बजे की ट्रेन है, ठीक है, उस पर लिखा होता 2 AM और कोई डेट लिखी हुई थी 8 या समथिंग। 7 तारीख की शाम को सोया कि अगले दिन ना ट्रेन है। रात 12 बज चुके थे, 12 के बाद ही तो देखो ये 2 बजने वाले थे। इसने सोचा कि 8 तारीख को ट्रेन है, तो जनाब रात 12 बजे के बाद 8 तारीख ही तो हो जाएगी। अगले दिन ट्रेन चल गई तो सुबह बैग पैक कर रहा है कि आज 2 बजे ट्रेन है। कहे कब, कहे आज रात। कहे जो आज रात वाले 2 हैं ना, वो 8 तारीख के 9 होकर 9 तारीख वाले होंगे। मिस आज रात वाला जो वो सोच रहा था, तो वो किस तारीख के हो जाएंगे, 9 तारीख के। ठीक, आज वाला तो आज ही था जिस दिन ये सो रहा था। कंफर्म। इसलिए कभी भी ट्रेन रिजर्व करवाओ तो टाइमिंग पर केयर रखना। 0 आवर में क्या दिखाई दिया, 12 से 1 बजे तक का समय। अब इनसे जब काम करा चुके तो 1 बजे इन्हें थोड़ा सा फ्री कर दें 1 घंटे के लिए। अब इन्हें 1 घंटे के लिए जो फ्री कर रहे हो, 1 से लेकर 2 बजे तक का समय। कंफर्म। इस 1 से 2 बजे तक का समय इन सबों को लंच करने के लिए दे दो। तो देखो ये लंच टाइमिंग हो गई या नहीं सदन में। कंफर्म। किसी को कोई डाउट। 11 से लेकर 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल, 12 से लेकर 1 बजे तक का समय शून्यकाल, 1 से 2 बजे का समय लंच पीरियड, मीन्स यहां पर 2 PM। अब एक खास बात नोटिस करें, इस तरफ लोकसभा दिखा लें और इस तरफ ये वाला कॉलम क्या है, लोकसभा, और ये वाला कॉलम कंफर्म। देखो फिर 2 बजे ये मीटिंग करने बैठे। ठीक, 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोकसभा अपनी कार्यवाही स्टार्ट रखेगी। समय कितना दिखाई दिया, शाम 6 बजे तक। अब ये 2 कॉलम क्यों बनाने पड़े, इसकी वजह बताता हूं। राज्यसभा शाम 5 बजे ही उठ जाती थी। कितने बजे,
5 बजे। लेकिन आज से 4 या 5 महीने पहले राज्यसभा ने यह कहा कि इस देश के प्रति जवाबदेही हमारी भी बनती है, तो हम भी अपनी टाइमिंग को बढ़ा दें। ठीक, तो अब इसने टाइमिंग बढ़ाकर कितनी कर दी? 6 PM। तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो गया नहीं कि राज्यसभा की कार्यवाही का समय है, तो आपको क्या बताना है? 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। कंफर्म। पूछे राज्यसभा में प्रश्नकाल, तो 11 से 12। राज्यसभा में शून्यकाल 12 से 1। फिर 1 से 2 बजे के बीच समय क्या दिखाई देता है? लंच। और उसका क्या दिखाई दिया? 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं? दोनों की टाइमिंग सेम हो गई। पहले टाइमिंग में अंतर क्या थी? राज्यसभा कितने बजे उठ जाती थी? 5 बजे। 1 घंटे की टाइम को इसने एक्सपेंड कर दिया है या नहीं? ठीक, और जैसे 1 घंटे के टाइम को एक्सपेंड किया, आपके लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बन गया। कार्यवाही के सभी कॉलम से इसे लाइन में लिखने की जरूरत तो नहीं है, यूं ही फिगर में ड्रॉ कर लो कि प्रश्नकाल का समय क्या है, 0 आवर का समय क्या है। विशेष में चला सकते हो रात के 12-1 बजे तक, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक जो शेड्यूल है, अब जैसे आप बैंक में नौकरी करने जाओ तो बताया जाता है 5 बजे तक, लेकिन जरूरत पड़े तो रात 12 बजे तक भी काम चलते हैं या नहीं? तो टाइमिंग बतानी होगी। हो गया। नेक्स्ट इनके जो क्वेश्चन के मोड्स हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। कंफर्म। तो आपसे क्वेश्चन रेगुलर पूछने के चांसेस इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि प्रश्नकाल में प्रश्न यहां पर भी पूछे जा रहे होते हैं और यहां पर चल रही होती है। तो हमेशा संसद में 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक स्टार्ड क्वेश्चन होगा और दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, मींस तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो अगर यहां पर हम प्रश्न का मोड देखें कि प्रश्न कितने तरीके के पूछे जाते हैं, तो पहला तरीका हम क्या लिखेंगे? तारांकित प्रश्न या स्टार क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न या स्टार क्वेश्चन का मतलब क्या हो? सपोज संसद में अगर आप सांसद हो और आपने एक पिटीशन लगाई कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है देश के रक्षा मंत्री से, और अगर वो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन घोषित कर दिया गया, कंफर्म, तो रक्षा मंत्री कहीं भी हो उसे संसद में आकर मौखिक जवाब देना होगा। जवाब कैसे देना होगा? मौखिक जवाब। अगर क्वेश्चन अनस्टार्ड है, अतारांकित है, और किसी ने रक्षा मंत्री से क्वेश्चन पूछा, तो रक्षा मंत्रालय में कई अधिकारी हैं या नहीं, रक्षा मंत्री के बिहाफ पर वो उसे लिखित में जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन तारांकित होगा तो जवाब कैसे देना होगा? मौखिक जवाब रक्षा मंत्री को संसद में मौजूद होकर देना होगा। अब सपोज करो कि देश का रेल मंत्री, जैसे पहले ममता बनर्जी थी, तो ममता बनर्जी मोस्टली पश्चिम बंगाल में ही हो रही होती थी,
लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता, रेलवे से संबंधित होता, तो ममता बनर्जी को संसद में आकर जवाब देना होता या नहीं? तो तारांकित प्रश्नों के जवाब हमेशा मौखिक होंगे और जिसने क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा। क्लियर सी बात समझ में आई? तो यहां पर पहला तारांकित क्वेश्चंस में क्या दिखाई दिया? तारांकित प्रश्नों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को मौखिक रूप से देने होंगे। लाइन में लिखना, इन प्रश्नों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को संसद में मौखिक रूप से देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है कि एक दिन में स्टार क्वेश्चन की संख्या कितनी हो सकती है? कंफर्म, क्योंकि जब मंत्रियों को मौखिक रूप से जवाब देने हैं तो संसद तो वही आपको दिखाई दे रही है। तो लोकसभा में जब हर मंत्री अपने डिपार्टमेंट से संबंधित मौखिक जवाब दे रहा होगा तो समय आपको यही तो दिखाई दे रहा है, 2 से 6 बजे के बीच का। ठीक, स्टार क्वेश्चन की संख्या एक दिन में अधिकतम 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20 क्वेश्चन अधिकतम स्टार श्रेणी के एक दिन में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या। तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या, और यह संख्या प्रतिदिन है या नहीं? प्रतिदिन 20 या 20। वहां पे प्रोटोकॉल ऑफिसर, ओके, अच्छा, इस लाइन को बोल दूं, इस लाइन को तब तक बोल दूं, लिखोगे? इस लाइन को बोल रहा हूं, आप लिख लो पहले। नेक्स्ट टाइम आई शैल बी कॉन्शियस। तो आप ये जरा देख लेना, इस वाली लाइन को आप लिखना शुरू करो जो पहली लाइन लिखी हुई है। पहली लाइन को लिखो, इन प्रश्नों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को, इन प्रश्नों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को, इन प्रश्नों के जवाब संबंधित विभाग के मंत्री को संसद में मौखिक रूप से देने होंगे। संसद में मौखिक रूप से देने होंगे। लिख चुके? सादा बात लिख चुके हो या नहीं? फर्स्ट लाइन मैंने आपसे बताया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या, तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन, तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन 20 से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो 20 लिखना। तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन 20। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखता हूं, इस तरह की तरफ ना लिखकर इस तरफ लिख रहा हूंगा। से ये पूछे कि ये तारांकित प्रश्न कहां पूछे जाएंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में? दोनों जगह। ठीक, स्टार क्वेश्चन राज्यसभा में भी पूछा जा सकता है और लोकसभा में भी। इसका मतलब तारांकित प्रश्नों की संख्या यहां पर भी 20 होगी और यहां पर भी 20। कंफर्म? नेक्स्ट, आकर जवाब देना होगा और डेट बताओगे कि मैं किस दिन आकर जवाब दे रहा हूं, टाल मटोल नहीं कर सकते। अब अगर पश्चिम बंगाल में और क्वेश्चन स्टार्ट लगा दिया गया, स्पीड स्लो है, इसका मतलब एमबी चेक कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
अनस्टार्ड क्वेश्चंस की संख्या या अतारांकित प्रश्न। प्रश्नों का जो दूसरा कॉलम होगा अतारांकित। जो अतारांकित प्रश्न होंगे इनकी एक दिन में अधिकतम संख्या 230 हो सकती है। कितनी? तो 230 यहां भी और 230 यहां पर भी। कंफर्म? तो पहले पॉइंट में लिख लेना इनकी अधिकतम संख्या 230। अनस्टार्ड क्वेश्चन इनकी अधिकतम संख्या प्रतिदिन कितनी होगी? 230। स्टार क्वेश्चन में मौखिक जवाब देना हुआ था या नहीं? समझ करो कि अगर रक्षा मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला होता और क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन होता तो संसद में रक्षा मंत्री मौखिक जवाब देता, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया रक्षा मंत्री से और वो क्वेश्चन अनस्टार्ड नजर आता है, अतारांकित, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिखित जवाब संबंधित व्यक्ति के लिए भेज दिया जाएगा। कंफर्म? तो यहां पर जवाब कैसे दिया जा रहा होता है? लिखित जवाब। लिखित जवाब संबंधित विभाग के मंत्रालय के द्वारा लिखित जवाब संबंधित विभाग के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, जब भी संसद की कार्यवाही चले तो कभी टीवी पर देख रखी है या नहीं? देखना, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष आपको बैठा हुआ नजर आएगा। यहां पर एक देखना राउंड मेज लगी होगी, लगी होती है या नहीं? इस राउंड मेज पर कुछ ऑफिसर बैठकर काम कर रहे होते हैं। इन ऑफिसर्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल ऑफिसर्स। इस प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है हमेशा 2 या 3 साल में संसद भवन से निकल रही होती है। ए ग्रेड की पोस्ट है, फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और सिंपल पोस्ट मतलब सिंपल एग्जाम ही हो रहा होता है। तो ये प्रोटोकॉल ऑफिसर ये तय करेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ड है या अनस्टार्ड क्वेश्चन होगा। कंफर्म? क्योंकि सदन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, लोकसभा अध्यक्ष यहां बैठा है, तो ये जो मेज दिखाई देगी यहां पर बैठे हुए प्रोटोकॉल ऑफिसर तय करेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ड है या अनस्टार्ड जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरकार के लिए एक और बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई थी, क्योंकि कई पार्टियां जब आपस में मिलकर महागठबंधन करके एक सरकार बना रही होती थी तो सभी पार्टियों को खुश करना था या नहीं? तो देखो, खुश करने का तरीका इन लोगों ने क्या इजाद किया था। देश की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा था, इस बात को किसी की चिंता नहीं थी। खुश करने का तरीका क्या अपनाया? जैसे इन्हें पता चला वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री होता है या नहीं, हमेशा देखना वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री एक ही व्यक्ति होगा या नहीं। फिर देखना स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, कंफर्म? तो देखो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, ढेर सारी पार्टियों को कलेक्ट कर लिया, सरकार बना ली, कहे तुम्हें भी मंत्री बनाएंगे, तुम्हें भी मंत्री बनाएंगे, तुम्हें भी मंत्री बनाएंगे। जैसे ये प्रेशर था तो देखो क्या कर दिया, एक हो गया वाणिज्य मंत्री और दूसरा हो गया व्यापार मंत्री, एक हो गया स्वास्थ्य मंत्री और दूसरा हो गया चिकित्सा मंत्री। तो ये तो देश के पैसे को बर्बाद करने वाली बात हुई। कंफर्म? ये बर्बादी ना हो तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। कंफर्म? ताकि इस प्रकार की बर्बादी को रोका जा सके, और यह संविधान का जब संशोधन किया जाएगा तो तय कर दिया जाता है कि अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। कंफर्म? तो उस संविधान संशोधन का हम नाम लिखेंगे, और वो संविधान संशोधन वर्ष 2011 में किया गया था। लिख लेना 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011, 97th अमेंडमेंट। संविधान संशोधन वर्ष 2011।
97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011, 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा मंत्रियों की संख्या अब देखो मंत्रियों की संख्या कैसे तय की जाएगी। यहां पर लोकसभा की भी तय होगी और विधानसभा की भी तय होगी। कंफर्म। लोकसभा में कुल कितने सदस्य दिखाई देते हैं? 545 का 15%। कट करो कितना आएगा? चलो सारे मैथमेटिशियन स्टार्ट हो जाओ। वैसे सबसे मजे में हमारे सादाबाद वाले हैं। ठीक है, कट करना शुरू कर दो। तो 545 का 15%, 81.75। मंत्रियों की संख्या पता चल गई या नहीं? कितने बनाए जा सकते? बिल्कुल, थैंक्स। 81.75। अब एक चीज देखो, अब एक और आ गया, कह सर मुझे मंत्री बना दो। ठीक, 81 तो है, ये 75, तो अब इससे ये मत कह देना कि अच्छा 75%। यूं करता हूं तुम्हारे दोनों टांग काट लूं ताकि 75% में आ लो। ऐसा नहीं कर सकते, राउंड फिगर में लेकर आओगे। तो राउंड फिगर में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम, इससे कम रख सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस बात का बाउंडेशन किसने कर रखा है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अब जरा उत्तर प्रदेश में चेक करो, विधायकों की संख्या कितनी है? 403 का 15% कितना होगा? कट करो, 60.45। आवाज कट कट के आ रही है सर, आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। वैसे एक मिनट, वैसे सादा बात, अभी आपने जो इंटरप्रिटेट किया कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इस बार आपकी आवाज में दर्द कुछ ज्यादा ही था। मैं रुका हुआ हूं जब तक आपकी वॉइस क्लियर न पहुंचे। अब आ रही है या नहीं? अब आवाज पहुंची? एकदम क्लियर है। अब दर्द कम और खुशी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो कितनी संख्या दिखाई दी? 60.4। ओके, बिल्कुल खुश रहना भी चाहिए। तो यहां 60.45 दिखाई दिया या नहीं? तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 61 कर सकते हो, लेकिन ये मैटर अब प्रॉब्लम में आ रहा है। इस हिसाब से तो राउंड फिगर में कितने दिखाई दिए? अधिकतम उत्तर प्रदेश में 61 मंत्री आपने बना लिए। हरियाणा में कुल कितने विधायक हैं? आप बता दो, आपके स्टेट से है। हरियाणा में विधायकों की संख्या 90। ठीक, जरा 90 का 15% करो तो कितने आया? 13 पॉइंट। अब मुसीबत यही शुरू हो गई। हरियाणा ने 14 मंत्री बना दिए। बात समझ में आई या नहीं? तुरंत मैटर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही कि ना 13 मंत्री बन सकते हैं, क्यों इन्होंने 14 या 14 बना दिए। अब यहां पर सुनवाई चल रही है। अब क्या करें? एक मंत्री को नीचे से आधा काट दें कि आधा ही बन सकता है, पूरा नहीं बन सकता? कंफर्म। अगर इस मामले पर कोई सुनवाई पूरी होती है तो उस अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि ये जो राउंड फिगर के ये जो दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें हमें एक्सपेल करना है या रखे जा सकते हैं। कंफर्म। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तो हरियाणा में मंत्रियों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 14। कंफर्म। तो हमें हमेशा याद रखना है कि सदन की संख्या का कितने प्रतिशत? 15% मंत्री हो सकते हैं। फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा दिखाई दे रही हो, तो मंत्री विधानसभा और लोकसभा में दिखाई दे रहे होंगे, मीन संसद में और यहां पर। तो हमेशा कहां का ये सदस्य संख्या है? संसद की सदस्य संख्या मत कहना। ये 545 सदस्य संख्या किसकी है? लोकसभा की। मीन्स लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%।
और जबकि ये सदस्य संख्या कहां की दिखाई दी, विधानसभा, विधान परिषद की तो नहीं है। ठीक, तो हमेशा यहां सदस्य संख्या हमको किसकी देखनी है, विधानसभा, मीन्स विधानसभा का 15% और या लोकसभा का 15%। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रियों की संख्या कैसे तय होगी और कुल मंत्रियों का कितने प्रतिशत हो सकते हैं। कंफर्म, लिख लेना तो बता देना। ओके, हो गया यहां तक। अब इनकी बैठक भी कंटिन्यू करनी है। बैठक करने का मतलब कि जब देश की जनता ने इन सांसदों को चुनकर संसद भवन में भेज रखा है तो ये देश की जनता इस संसद भवन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद इन्हीं के भरोसे होती है। पता लगा संसद की कार्यवाही चल रही हो और आपके आगरा का सांसद आगरा ही घूम रहा हो तो इसका मतलब आगरा की जनता तो आगरा में ही रह गई, लोकसभा तक तो पहुंची नहीं। जब आगरा की जनता लोकसभा में बैठी होगी तब तो अपनी बातों को रखेगी कि मुझे कहां पर हाईवे चाहिए, कहां पर अंडरग्राउंड पास चाहिए, आगरा को किन किन चीजों की जरूरत है। जब आगरा का सांसद खड़ा होकर बोल रहा होता है इसका मतलब आगरा की जनता बोल रही है। कंफर्म, किसी वजह से अगर संसद में सांसदों की संख्या मौजूद ना हो, ठीक, मान लेता हूं कि अगर क्लास की बात करूं तो कई बार क्या होता है, टीचर इस बात का वेट कर रहा होता है कि स्टूडेंट्स आ जाएं तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। कंफर्म, तो जैसे टीचर इस बात का वेट करना शुरू करे कि चलो स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो मैं क्लास करना स्टार्ट करता हूं, तो देखो वो कॉलम क्या रखे। सपोज करो आप 100 स्टूडेंट्स हो तो टीचर वेट ये करेगा कि कम से कम कुछ स्टूडेंट आ जाए मैं क्लास स्टार्ट कर लूं, तो वो कम से कम होंगे 1/10। इसका मतलब कितने दिखाई दिए, 10 दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन एक बात लिख दी गई है, ठीक, कि 1/10 अगर नहीं रहे तो फिर संसद की बैठक तो शुरू ही नहीं होगी। अब 1/10 निकालूं तो 545 का 1/10 कितना होगा, 54 पॉइंट। तो यहां पर हम ले लेंगे 55 लोकसभा अध्यक्ष के साथ। अगर लोकसभा में 55 मेंबर है तो देखो लोकसभा अध्यक्ष भी बैठा होगा या नहीं। नो डाउट लोकसभा की बैठक स्टार्ट कर दी जाएगी। कंफर्म, बैठक का कोरम है। पूछता है कि बैठक का कोरम क्या होगा तो कह देना सदस्य संख्या का 1/10। ठीक, ये तो लोकसभा का दिखाई दे गया। राज्यसभा में कितने हैं, 245 का 1/10 निकालो तो 24.5। इसका मतलब 25 रख लूं। राज्यसभा में अगर 25 मेंबर हैं तो राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर लोकसभा में कितने मेंबर पहुंच चुके हैं, 55 मेंबर, तो कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। जबकि लोकसभा में थे कितने मेंबर, 545। तो जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, अगर ये लगता है कि नहीं 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे तो ये देखते हैं 5 या 6 आ गए तो चलो अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोरम तो होना चाहिए सिटिंग का। तो बैठक का कोरम पूछता है। कंफर्म, सदन में बैठक का कोरम। तो सेम काम लागू हो सकता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर भी। तो उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा पर करोगे तो 403 का 1/10 कितने हुए, कितने, 40.3। चलो इसे 42 मान ले। कितने होने चाहिए, मीन्स अगर 42 विधायक मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठक स्टार्ट की जा सकती है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो हरियाणा में भी मैंने कितने बताए थे, 90 का 1/10 कितना आया। अब ये बैठक तो देखो शुरू नहीं होगी। अब यहीं पर रुक जाना। हमेशा हमने क्या कहा, बैठक का कोरम कितना होना चाहिए, 1/10। 1/10 या 10 में जो भी अधिक हो। कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 10। 10 तो नहीं हो पा रहे थे, यह बैठक नहीं प्रारंभ होगी, एक विधायक और लाया जाए। कंफर्म, मिस बैठक का कोरम क्या होगा, सदस्य संख्या का 1/10 या 10 में से जो भी अधिक हो। कंफर्म, कम से कम 10 सदस्य तो होने चाहिए।
क्लियर सी बात समझ में आई? हरियाणा विधानसभा में 10 सदस्य नहीं बन रहे थे, बैठक नहीं शुरू हुई, जबकि रूल कितने का था? 1/10 का। तो उसी के साथ एक बात और जोड़ दी जाती है कि सदस्य संख्या का 1/10 या 10 सदस्य में से जो भी अधिक हो। देखो ये 10 सदस्य से अधिक है, ये भी 10 सदस्य से अधिक थे, ये भी 10 सदस्य से अधिक थे, ये 10 सदस्य से कम है या नहीं? कंफर्म। हेडिंग में क्या लिखोगे? बैठक का कोरम। बैठक का कोरम सदस्य संख्या का 1/10 या 10 सदस्य में से जो भी अधिक हो। लेकिन हां बिल्कुल, देखो ये छोटा ही तो लिया था, 10 नहीं बन पाए ना, तो एक विधायक इन्हें लाकर और बिठाना होगा, क्योंकि 9 पर बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे। यहां लिख दिया ना कि सदस्य संख्या का 1/10 या 10 सदस्य में से जो भी अधिक हो। अब एश्योर्ड हो या नहीं? अब इसे कॉलम में करने के बाद इंडिकेशन बना लो ताकि आपके पास एग्जाम्पल्स रहे। ये कहां का था? लोकसभा। ये कहां की सदस्य संख्या है? राज्यसभा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों की उपस्थिति पर कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी? 55 सदस्यों की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी, जबकि राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 25। सादा बात आप लोगों तक आवाज नहीं जा रही क्या? 403 सदस्य दिखाई दे रहे हैं। 403 सदस्य में ये सदस्य संख्या कहां पर दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में। यहां लोकसभा, यहां राज्यसभा, यहां पर इंडिकेट कर लेना उत्तर प्रदेश विधानसभा, और यहां पर इंडिकेट करना हरियाणा। तो हरियाणा में 9 पर शुरू नहीं होगी, तो यहां 10 सदस्य लेकर आने पड़ेंगे, तब यह कार्यवाही प्रारंभ होगी। और जब तक 10 सदस्य नहीं होंगे तब तक हरियाणा विधानसभा में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। आज सादा बात आप लोग तो बात करने में बिजी हो, ऐसा क्या हुआ? आप लोग तो क्लियर हो मेरे लिए, ठीक है, ओके। हो सकता है नेट स्लो होगा, मे बी समथिंग। यहां तक कंफर्म हुआ या नहीं? कोई डाउट? आपके गांव में भी बैठक होती है या नहीं? किसकी बैठक होती है? ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की? रियली? विवादित मामला हो तो किसकी बैठक होगी? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की? चलो सोच समझ के कल जवाब देना, और सादा बात आप भी जवाब देना। यदि गांव में कोई विवाद हो जाए, कंफर्म विवाद होने का मतलब ये हो कि गांव में ये एक तालाब था, लोगों ने कब्जा करके तालाब इतना छोटा सा बना दिया, तो ये कब्जा ही तो है, ठीक? और ये कब्जा छुड़ाना है, तो विवादित मामला है या नहीं? ठीक। तो अब बैठक ग्राम पंचायत की होगी या ग्राम सभा की होगी? ठीक, कल बताना। क्यों? अच्छा आज ही बता देता हूं। नहीं, नहीं बताता, कल ही। मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, ऑप्शन 2 ही दे रखे हैं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा, इसलिए आंसर अभी तो नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। कंफर्म है यहां तक? सदन में आपको एक सदस्य दिखाई देता होगा, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष दिखाई देता है या नहीं? अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी होगा। इन दोनों की चर्चा की जा रही होती है आर्टिकल नंबर 93 में।
लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो ये जो उपाध्यक्ष होगा ये लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है। तो रियल आपके सारे क्वेश्चन कहां से बनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष से। कंफर्म? तो इस लोकसभा अध्यक्ष के केस में हम देखेंगे यहां से। देखो लोकसभा अध्यक्ष कितने बनाया जाता है? वो सारी चीजों पर आऊंगा, वन बाय वन लोकसभा अध्यक्ष पर ही आता हूं। देखो अब कुछ दिन के बाद चुनाव होने जा रहे हैं या नहीं? मई में अगर चुनाव डिक्लेयर्ड हो रहे हैं और पता लग रहा है कि 12 मई या समथिंग मई से ये चुनाव संपन्न होने शुरू होंगे। जैसे लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा 545 मेंबर चुनकर लोकसभा में पहुंच जाएंगे या नहीं? क्योंकि चुनाव तो लोकसभा का होने जा रहा है, राज्यसभा का थोड़ी हो रहा है। जैसे लोकसभा में ये 545 मेंबर बैठे तो लोकसभा कह रहे हो या नहीं? और हर सभा का एक अध्यक्ष होता है, बिना अध्यक्ष के सभा हो ही नहीं सकती। कंफर्म? तो हमें एक अध्यक्ष यहां चुनना होगा और हमेशा याद रखना कि जो अध्यक्ष होगा वो इसी सदस्य में से हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा इन्हीं सदस्यों में से एक होगा। तो एक खास बात देखें, जैसे चुनाव संपन्न हो गया और 545 मेंबर चुन लिए गए, पहले दिन लोकसभा की बैठक होगी या नहीं? जब पहले दिन बैठक होगी तो इतना समय नहीं होगा कि हम ये सोचें कि किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाएं। तो एक खास काम करना होगा, इस लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य दिखाई दे, कंफर्म, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसको अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे। क्या बनाएंगे इसे? अस्थायी अध्यक्ष कहां का बनाया? लोकसभा का। और इसी अस्थायी अध्यक्ष को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? अगर पूछे प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं तो हमें क्या बताना है? प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद कंफर्म सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा का, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। कंफर्म? यह किसी भी पार्टी का हो सकता है हो कांग्रेस जीत के आई, लेकिन सबसे वरिष्ठ सदस्य यदि बीजेपी का नजर आता है तो उसे भी अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहेंगे ताकि आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। कंफर्म? तो सबसे पहले पॉइंट में तो हम प्रोटेम स्पीकर को ही डिस्कस कर दें। कंफर्म? फर्स्ट पॉइंट में लिखना, प्रत्येक लोकसभा और लोकसभा के आगे ब्रैकेट में लिखना आम चुनाव। प्रत्येक लोकसभा चुनाव जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, जहां पर भी आम चुनाव शब्द आ जाए आप हमेशा याद रखना लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है। बाकी किसी भी चुनाव के लिए आम चुनाव शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक? अगर कभी आप पेपर दे रहे हो और लिखा हो कि इस आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रही, तो आपको हमेशा याद रखना है आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव। ना तो यह कभी विधानसभा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही राज्यसभा के लिए, ना विधान परिषद, ना नगर निगम, ना ही ग्राम पंचायत। हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा? लोकसभा चुनाव के लिए कहा जाता है आम चुनाव की डिक्लेरेशन कर दी गई। तो जैसे सुनना आम चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए, इसका मतलब लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर किए गए। कंफर्म? प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है
जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का सीधा सा मतलब क्या दिखाई दिया? अस्थायी अध्यक्ष है लोकसभा का। कंफर्म। कई लोगों को लोकसभा में शपथ दिलानी होगी या नहीं, तो शपथ दिलवाने का काम आप इसी से करवा लो, ताकि जितने लोगों को जिन पदों पर बिठाना है वो पद पर बिठाए जा सके। कंफर्म। और एक खास बात, एक क्वेश्चन रेगुलर पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या लोकसभा के अध्यक्ष पद की शपथ लेता है? कभी नहीं लेता। देखो, जो लोकसभा का अध्यक्ष था ये लोकसभा में चुनकर आया था या नहीं? कंफर्म। इन्हीं 545 मेंबर में एक दिखाई देता है। तो जब ये सांसद बनकर आया तो इसने सांसद पद की शपथ ले ली। किस पद की शपथ ली? सांसद पद की। तो ये सांसद पद की शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। कंफर्म। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो जब ये शपथ लेता है तो सांसद पद की, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लोकसभा अध्यक्ष सादा बात, सिग्नल ऑफ हो गया क्या? सादा बात, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है या नहीं? वहां सिग्नल वीक था और वीडियो क्लियर से नहीं चल रहे। क्या लिखा लाइन में? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ न लेकर, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ न लेकर लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ न लेकर संसद सदस्य संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसका मतलब उसने एज ए सांसद शपथ ली होगी, क्योंकि सांसद ही चुनकर गया था या नहीं? ठीक, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेगा। क्लियर। दूसरी एक खास बात देखो, यह पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। कंफर्म। जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा तो उपराष्ट्रपति के द्वारा यह सूचना तत्काल किसे दी जाएगी? तो ऑप्शन में लिखा होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपसभापति। तो यहां पर हमें क्या करना है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट कॉलम में लिखना, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को दिए गए इस्तीफे की सूचना दिए गए इस्तीफे की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को, ये सभी डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी। कंफर्म। अब एक खास बात देखो, कुछ दिन पहले 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनने की बात हो रही थी या नहीं? जब बात हो रही थी तो लोकसभा में तो यह पास हो गया। कंफर्म। राज्यसभा ने इसे अटका रखा है। अब देखो, दोनों सदन में विवाद की स्थिति है या नहीं? कंफर्म। कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा में उस पर गतिरोध हो गया। कंफर्म। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कि लोकसभा राज्यसभा को एक ही जगह बुला लो। कंफर्म। और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तक लिखकर रुक जाना। अध्यक्षता तक लिख चुके। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, अब देखो कॉलम यू बनाते चलना। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, अगर ये ना हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा। कंफर्म। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता देख रहे हैं कि किसके द्वारा जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये मौजूद नहीं तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। कंफर्म। जैसे उसने 5 सदस्यों को मनोनीत कर रखा है, उनमें से किसी एक ने कर दी, वो नहीं है तो दूसरे ने कर दी, वो नहीं है तो तीसरे ने कर दी, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे वो अध्यक्षता कर रहे होंगे। 5 करता है कम से कम। हां, पैनल बना देगा। यहां तक कंफर्म हो गया? नहीं। एक शब्द बार बार आ रहा है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे आप ब्रैकेट में क्या करोगे? यही लिख दो, अनुच्छेद 108 108। आपसे डायरेक्ट पूछेगा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? हमेशा राष्ट्रपति बुलाएगा। कंफर्म। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जब कोई विधेयक एक सदन से पास हो तथा दूसरे सदन में उस पर गतिरोध हो। एक खास बात और हो सकती है कि एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने 6 महीने तक विचार ही नहीं किया। अगर दूसरा सदन 6 महीने तक विचार नहीं करेगा तो भी संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। कंफर्म। तो गतिरोध हो या दूसरे सदन ने 6 माह तक विधेयक पर विचार न किया हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार के विधेयक के लिए बुलाया जाएगा? हमेशा संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है। कैसी बात समझ में आई? यहां पर क्या लिखेंगे? साधारण विधेयक के लिए लिखना संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक के संबंध में साधारण विधेयक के संबंध में हो गया। सरकार को देखो, जब भी पैसा खर्च करना होगा तो सरकार को पैसे या मनी तो चाहिए होंगे। कंफर्म। अब सरकार ने प्रस्ताव बनाकर दे दिया कि भाई मुझे खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? कंफर्म। इस बात को प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भेज रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यह क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है कि धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है। ठीक, धन विधेयक, क्या ये अभी तक नहीं लिख पाए हो? न लिख पाए हो तो पहले ये लिख लेना, फिर बोलता हूं। लिख चुके हो? ठीक है, लिखना धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कंफर्म। जैसे धन की बात आ गई, इसका मतलब सरकार को खर्चने के लिए पैसे चाहिए, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आपसे पूछ देता है आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में रखी हुई है, भारत सरकार की संचित निधि किस अनुच्छेद में रखी हुई है, सरकार जितने साल भर में पैसे कलेक्ट करती होगी, सरकार के पैसे किसी फंड में तो रखे होते होंगे, जहां रखे होते हैं उसे संचित निधि कहते हैं। जब सरकार बजट बनाती है और कहती है मुझे पैसे चाहिए, तो संचित निधि में से निकालती होगी कि ये 24 लाख करोड़ दे दो, मैं देश के बजट में खर्च करूं। तो जितने पैसे होंगे वो संचित निधि में होते हैं, और संचित निधि होती है आर्टिकल 266। ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है, तो कल हम संचित निधि करेंगे। संचित निधि के बाद आकस्मिकता निधि आर्टिकल नंबर 267, उसके बाद करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि जब ये सारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो नजर रख रहा होगा कि सरकार कहीं गलत पैसे तो नहीं खर्च कर रही। कंफर्म। सारी नजर रखने के बाद एक रिपोर्ट पेश करता है, और देखना कुछ दिन पहले जब सदन में बजट पेश हो रहा था तो ये हो रहा था कि कैग की रिपोर्ट पेश की जा रही है। जब तक कैग की रिपोर्ट पेश नहीं होगी तब तक कार्यवाही आगे भी नहीं बढ़ेगी। कंफर्म। क्योंकि जब सारे पैसे संचित निधि, आकस्मिकता निधि, इन सबसे खर्च किए जा रहे होंगे, तो एक शख्स था जो पूरी नजर रख रहा था कि पैसे कैसे कैसे खर्च किए गए। तो कल हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखेंगे, साथ में वित्त आयोग देखेंगे या फाइनेंस कमीशन। इन सभी पॉइंट्स को करने के बाद हम डायरेक्ट आएंगे स्टेट या राज्य में। ओके, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, सारे पॉइंट किसी भी टीचर के बस की बात नहीं कि वो बोर्ड पर लिखा सके, लेकिन टीचर एक काम कर सकता है, हर चैप्टर को आपके लिए कंफर्टेबल बना दे। जब चैप्टर कंफर्टेबल बन गया तो परीक्षावाड़ी की बुक पढ़ सकते हो या नहीं। ठीक, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप लूसेंट की 10 पेज में पॉलिटी पढ़ लो, 10 पेज में मत पढ़ो, आप कम से कम 200-250 पेजों में पॉलिटी पढ़ो। ठीक, इसलिए जब चैप्टर पढ़ लेते हो तो कंफर्टेबल होने के साथ उन चैप्टर्स को जाकर पढ़ो अपने बुक से।